फॉर्मूला लिखेंगे। चलो ठीक है, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं केमिकल सब्सटेंस नेचर एंड बिहेवियर यूनिट फर्स्ट के पूरा केमिस्ट्री रिवाइज करते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या है केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन क्या होता है? एक ये प्रोसेस है, इसके थ्रू क्या होगा कि दो या दो से ज्यादा चीजें आपस में मिल करके कुछ नया प्रोडक्ट बनाएंगे। ठीक है, केमिस्ट्री की लैंग्वेज में बोले तो इट इज अ प्रोसेस इन विच टू आर मोर देन टू सब्सटेंसेस कंबाइन टू फॉर्म अ न्यू सब्सटेंस। न्यू सब्सटेंस इज नोन एज प्रोडक्ट, और जो कंबाइन करता है उसको बोलते हैं रिएक्टेंट या फिर सब्सट्रेट। रिएक्टेंट बोलेंगे या फिर सब्सट्रेट बोलेंगे, और जो नया बनेगा वो प्रोडक्ट बनेगा। प्रोडक्ट का नेचर हमेशा प्रॉपर्टी जो होगा वो कैसे अलग होगा? सब्सट्रेट से अलग होगा। प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी सब्सट्रेट से हमेशा अलग होगी। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक की बात करें कि केमिकल इक्वेशन क्या होता है, तो इसी केमिकल रिएक्शन के प्रोसेस को रिप्रेजेंट करने का जो तरीका है वो क्या कहलाता है? केमिकल इक्वेशन कहलाता है। तो केमिकल इक्वेशन क्या हो गया? रिप्रेजेंटेशन ऑफ द केमिकल रिएक्शन। बैलेंस केमिकल इक्वेशन की बात करें तो इसका मतलब ये हो गया कि जब भी हम रिएक्शन को कराएंगे तो रिएक्टेंट में जो भी एटम्स जितने नंबर में हैं उतने एटम्स उतने ही नंबर में प्रोडक्ट में भी होने चाहिए। मॉलिक्यूलर मास क्या होना चाहिए? सारे कंबाइंड एटम्स का सेम ही होना चाहिए। ठीक है, इंप्लीकेशन ऑफ बैलेंस केमिकल इक्वेशन, इसमें हम बैलेंस करते हैं। बैलेंस करने का सिंपल तरीका क्या है? हम सारे के सारे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के एटम्स जो है उसको लिख लेंगे। अगर एक तरफ 1 है दूसरी तरफ 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई 2 को 1 से मल्टीप्लाई, इसको जितने से मल्टीप्लाई उतना ही उसमें हम इंटरचेंज कर देंगे और हमारा बैलेंस हो जाएगा केमिकल रिएक्शन। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन की बात करें, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है? 2 और मोर देन 2 सब्सटेंस होंगे, आपस में क्या करेंगे? कंबाइन करेंगे। डिकम्पोजिशन रिएक्शन की बात करें, डिकम्पोजिशन रिएक्शन में दो चीजें होंगी, तीन तरह से होंगी। या तो हम हीट से कर सकते हैं, मतलब टेम्परेचर से, या तो सनलाइट से कर सकते हैं, या फिर इलेक्ट्रिक करंट से कर सकते हैं। ठीक है, डिकम्पोजिशन में 3 चीजें ध्यान रखनी है। टेम्परेचर से भी कर सकते हैं डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन का मतलब ही होता है टूटना, बाय द यूज ऑफ टेम्परेचर, बाय द यूज ऑफ सनलाइट, बाय द यूज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, फिर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की बात करें, डबल डिस्प्लेसमेंट की बात करें। दोनों रिएक्शंस में तभी हम कर पाएंगे जब अपने को मालूम होगा कौन सा मेटल कितना ज्यादा रिएक्टिव होता है। मोर रिएक्टिव जो एलिमेंट होगा वो हमेशा लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देगा, जिसके लिए हमें रिएक्टिव सीरीज पता होना चाहिए। रिएक्टिव सीरीज लिथियम, पोटेशियम, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, क्रोमियम, निकेल, कोबाल्ट, स्टेनलेस, हाइड्रोजन, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, मर्क्यूरी, प्लेटिनम। ठीक है, तो जो मोर रिएक्टिव होगा उस लेस रिएक्टिव को क्या करेगा? डिस्प्लेस कर देगा। इसको बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और अगर दो आपस में डिस्प्लेस हो रहे हैं तो उसको बोलेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन एक ऐसा रिएक्शन होगा जिसमें कुछ सॉलिड के फॉर्म में जो भी हम रिएक्शन कर रहे हैं बॉटम में आ जाएगा, उसे क्या बोलेंगे? प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक रिएक्शन की बात करें तो ऐसा रिएक्शन जिसमें हीट की जरूरत पड़े, हीट की सप्लाई करनी पड़े, बाहर से हीट देना पड़े। एंडोथर्मिक रिएक्शन ऐसा रिएक्शन जो हीट को एब्सॉर्ब करे। एंडोथर्मिक रिएक्शन ऐसा रिएक्शन जो हीट को निकाले, हीट को रिलीज करे, जिसमें से हीट प्रोड्यूस हो। एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, एंडोथर्मिक में हीट एब्सॉर्ब होगा, एक्सोथर्मिक में हीट रिलीज होगा। ऑक्सीडेशन रिडक्शन, इसी को बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसमें से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। ठीक है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन क्या कहलाएगा? रिडॉक्स रिएक्शन। ऐसा रिएक्शन जिसमें दोनों चीजें एक ही साथ एक ही रिएक्शन में हो रहा हो, क्या कहलाएगा? रिडॉक्स रिएक्शन। रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एज वेल एज रिडक्शन बोथ आर टेक प्लेस साइमल्टेनियसली। एक ही साथ ऑक्सीडेशन रिडक्शन होगा, क्या कहलाएगा? रिडॉक्स रिएक्शन कहलाएगा। ऑक्सीडेशन का मतलब अपने को मालूम है, ऑक्सीडेशन का मतलब होता है ऑक्सीजन का जुड़ना, हाइड्रोजन का निकलना, इलेक्ट्रॉन का निकलना। कैसे भी असर रीजन में क्वेश्चन बनेगा, हमें ध्यान रखना है ऑक्सीजन का जुड़ना, हाइड्रोजन का निकलना सबको मालूम है, लेकिन एक चीज और ध्यान रखना है, क्या? इलेक्ट्रॉन का निकलना। क्योंकि अगर मान लो कोई एलिमेंट है +2 स्टेज में है, वो किसमें गया? +3 स्टेज में, इसका मतलब उसका ऑक्सीजन नंबर क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। और अगर वो +2 से +3 में जा रहा है, इसका मतलब है कि उसमें इलेक्ट्रॉन की क्या हो रही है? कमी हो रही है। तो अगर इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसका मतलब उसमें से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है। तो ऑक्सीडेशन का मतलब हो गया ऑक्सीजन का जुड़ना, हाइड्रोजन का निकलना, इलेक्ट्रॉन का निकलना। तो रिडक्शन में हम जस्ट उल्टा बोलेंगे, क्या बोलेंगे? रिडक्शन का मतलब हो गया ऑक्सीजन का निकलना, हाइड्रोजन का जुड़ना और इलेक्ट्रॉन का जुड़ना। ठीक है, अच्छा, जिस एलिमेंट का ऑक्सीडेशन होगा उसको तो हम बोलेंगे ऑक्सीडेशन हो रहा है, लेकिन दूसरा जो उसके साथ में होगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाएगा, क्योंकि उसी के प्रेजेंस में क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है। कोई रिएक्शन मान लेते हैं A + B, A का हो रहा है ऑक्सीडेशन, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होगा? B। और B का साथ ही साथ क्या होगा रिडक्शन में? रिडक्शन। तो रिडक्टिंग एजेंट कौन सा हो जाएगा? A। ठीक है, इस चीज को बिल्कुल ध्यान देना है आपको। ठीक है, अच्छा, अगले चैप्टर में मेटल और नॉन मेटल की बात करें तो मेटल की प्रॉपर्टी क्या होती है? ये इलेक्ट्रो पॉजिटिव होता है। मेटल जो होता है साउंड प्रोड्यूस करता है, मेटल्स में चमक होता है। मेटल डक्टिलिटी की प्रॉपर्टी होती है मेटल में, मतलब इस डक्टिलिटी की प्रॉपर्टी क्या हो गया कि उसको हम खींच के एक वायर में भी चेंज कर सकते हैं। डी से डक्टिलिटी, डी से दूर करना, उसको जितना कुछ करके वायर में कन्वर्ट होता चला जाएगा। एम से होता है मिलेबिलिटी, एम से होता है मार के डिफरेंट शेप को चेंज कर सकते हैं। ये मेटल की प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, मेटल जो होते हैं ये कंडक्टिंग होते हैं, ये कंडक्टर होते हैं। ये क्या करते हैं? हीट को और इलेक्ट्रिक करंट को क्या करेंगे? कंडक्ट करेंगे। लेकिन एक नॉन मेटल होता है, कार्बन का इलेक्ट्रॉन होता है, कौन सा? ग्रेफाइट। नॉन मेटल ग्रेफाइट दैट कंडक्ट हीट एज वेल एज इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, फिर रिएक्टिविटी सीरीज की बात करें तो बता चुके हैं रिएक्टिविटी सीरीज पहले ही, लिथियम पोटेशियम करके पूरा सारा। हाइड्रोजन के ऊपर वाले ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, नीचे वाले कम रिएक्टिव होते हैं। सिल्वर गोल्ड ये सारी चीजें क्या है? लेस रिएक्टिव है। इसी वजह से ये सब चीजें जो होती हैं इसमें रस्टिंग वगैरह नहीं हो पाता है, लॉन्ग टाइम तक इसमें चमक वगैरह बरकरार रहता है, क्योंकि एयर के साथ जल्दी रिएक्ट नहीं करते हैं।
ठीक है। फिर आयनिक कंपाउंड्स की बात करें तो आयनिक कंपाउंड वो होते हैं जिसमें मेटल और नॉन मेटल दोनों के आपस में मिलने से जो बॉन्ड बनता है वो बॉन्ड कहलाएगा आयनिक बॉन्ड। ऐसे कंपाउंड कहलाएंगे आयनिक कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड को ही कौन सा कंपाउंड कहते हैं? इलेक्ट्रोलाइटिक कंपाउंड भी कहते हैं, और आयनिक बॉन्ड को इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी बोलते हैं। इसमें एक मेटल रहेगा, दूसरा नॉन मेटल रहेगा। मेटल इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, मतलब इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, और बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, आयनिक बॉन्ड कहलाएगा। ठीक है, आयनिक बॉन्ड बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। फिर मेटलर्जी प्रोसेस की बात करें, मेटलर्जी का मतलब भी होता है कि किसी भी ओर से मेटल को प्यूरिफाई स्टेज में लाना, उसके ओरिजिनल फॉर्म में लाना क्या कहलाता है? मेटलर्जी प्रोसेस कहलाता है। हमने इसमें देखा था कैल्सिनेशन और रोस्टिंग। कैल्सिनेशन में सिर्फ सी याद रखना है। सी से होता है कैल्सिनेशन, सी से होता है कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगा, सी से होता है क्लोज कंटेनर में करेंगे, और जाहिर सी बात है जब क्लोज कंटेनर में करेंगे तो हवा आ नहीं पाएगा, ऑक्सीजन आ नहीं पाएगा, मतलब लिमिटेड ऑक्सीजन की सप्लाई होगी या फिर ऑक्सीजन एब्सेंट ही होगा। ठीक है, और फिर कार्बोनेट भी रहेगा इसमें क्या रहता है? मेटल का कार्बोनेट रहता है। और दूसरी तरफ अगर हम जाएंगे रोशनी की बात करेंगे तो इसका अपोजिट, वहां ऑक्सीजन ज्यादा रहेगा, वहां पे सल्फाइड और रहता है। कौन सा रहता है? सल्फाइड। यहाँ CO2 प्रोड्यूस हो रहा था, वहां पे SO2 प्रोड्यूस होगा। तो कैल्सिनेशन में हम क्या याद रखेंगे? सिर्फ सी याद रखेंगे। क्लोज हो गया, कम सप्लाई हो गया ऑक्सीजन का, कार्बोनेट होता है ये मेटल का, और इसमें CO2 प्रोड्यूस होता है, कैल्सिनेशन कहलाता है, सब सी है। ठीक है, ऑक्सीजन की ज्यादा सप्लाई किसमें होगी? रोस्टिंग में, क्योंकि वो ओपन होगा बिल्कुल, और SO2 गैस प्रोड्यूस होगा। क्रोजन का मतलब ये होता है अलग अलग मेटल्स का धीरे धीरे खराब होना। आयरन की बात करें जैसे तो रस्टिंग ऑफ आयरन क्रोजन का एक एग्जांपल होता है। और जब भी आयरन मॉइस्चर की वजह से होता है तो एयर और वाटर के साथ रिएक्ट करके इसमें क्या हो जाती है? रस्टिंग हो जाती है। और इससे बचने के लिए कई सारे तरीके होते हैं, जैसे गैल्वेनाइजेशन हो गया, इलेक्ट्रोप्लेटिंग हो गया, ग्रीसिंग हो गया, आयलिंग हो गया, और भी डिफरेंट मेटल्स होते हैं। एसिड बेस साल्ट की बात करें तो एसिड्स वो होते हैं जो H आयन प्रोड्यूस करें ब्रेक होने पे, बेस वो होते हैं जो OH आयन प्रोड्यूस करें, एसिड बेस से मिलता है तो बनता है सॉल्ट बनता है। एसिड का pH 7 से कम होता है, बेस का pH 7 से ज्यादा 14 से कम होता है। एसिड का टेस्ट जो होगा वो खट्टा होगा, बेस का टेस्ट जो होगा वो बीटर होगा, बेस बी से बीटर। ठीक है, 7 से कम जो रहेगा वो क्या कहलाएगा? एसिड, और 7 से ज्यादा जो रहेगा क्या कहलाएगा? बेस कहलाएगा। अगर हम एग्जांपल और यूजेस की बात करें, डिफरेंट एसिड्स हमने देखे थे। अगर फार्मिक एसिड की बात करें, रेड एंड में पाया जाएगा, एंड में पाया जाएगा, और किसमें पाया जाएगा? ये हनी बी वगैरह में। इन सब एसिड से क्या कौन सा एसिड? फार्मिक एसिड। फिर आगे बढ़े एक स्टेप तो दूसरा कहा जाएगा एस्टिक एसिड। एस्टिक एसिड को मेथनोइक एसिड भी बोलेंगे, और ये एसिड मेथनोइक एसिड नहीं बोलेंगे, एस्टिक एसिड बोलेंगे, इथेनोइक एसिड बोलेंगे। और ये एसिड कहां पे पाया जाएगा? विनेगर में पाया जाएगा, सिरका में पाया जाएगा। फिर से थोड़ा सा आगे बढ़े तो दूसरा आगे कौन सा एसिड आ जाएगा? प्रोपेनोइक एसिड आ जाएगा। ठीक है, कौन सा एसिड? प्रोपेनोइक एसिड। प्रोपेनोइक एसिड कहां पे पाया जाएगा? पाम ट्री में पाया जाएगा। फिर ब्यूटाइरिक एसिड आ जाएगा, बटर में पाया जाएगा। पेंटानोइक एसिड आ जाएगा, जो वेजिटेबल के रूट्स में पाया जाएगा। इसके अलावा ऑक्सैलिक एसिड की बात करें तो ये टोमेटो वगैरह में पाया जाएगा। अगर साइट्रिक एसिड की बात करें तो संतरा वगैरह में, लेमन वगैरह में पाया जाएगा। टार्टरिक एसिड की बात करें टर्मरिक में पाया जाएगा। ठीक है, मेलाइक एसिड की बात करें तो एप्पल में पाया जाएगा। लैक्टिक एसिड की बात करें तो मिल्क में पाया जाएगा, है ना। लैक्टिक एसिड की बात करें तो मिल्क में पाया जाएगा। चलो कोई बात नहीं, अभी तो ना है। फिर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का मतलब ये होता है एसिड और बेस मिल के आपस में क्या करें, उसे पीएच को कम ज्यादा करके न्यूट्रल के पास ला दे। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहलाएगा। सॉल्ट का फॉर्मेशन होगा, एसिड भी मिलेगा। ठीक है, फिर इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ में क्या है कि पीएच अलग अलग सॉइल का अलग अलग पीएच होता है। अलग अलग पीएच होने की वजह से अलग अलग प्राप्ति प्रोडक्शन होती है। ठीक है, अगर कहीं पे पीएच कम है तो अगर वहां पे एसिड रेन हो जाएगा तो उसके लिए तो बेनिफिशियल है। वहां पे पीएच बढ़ जाएगा तो वो प्लांट्स के लिए बेनिफिशियल होगा। अगर पीएच कहीं सॉइल में ज्यादा है फिर वहां अगर एसिड रेन हो रहा है तो वो हार्मफुल हो जाएगा। टूथ डीके में पीएच का बहुत बड़ा रोल है ना। हमारा जो टूथ होता है उसमें क्या होगा कि जब हम लोग खाते वगैरह है तो उससे बैक्टीरिया वगैरह अटैक करेगा, देन एसिड प्रोड्यूस होगा। एसिड की वजह से क्या होगा? टूथ का डीके होना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन जब हम ब्रश करेंगे तो ब्रश जो करते हैं टूथपेस्ट होता है वो कैसा होता है? बेसिक मिक्सर होता है। तो एसिड और बेस जब आपस में मिलेगा तो न्यूट्रलाइज हो जाएगा। ठीक है, फिर प्रिपरेशन यूज ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, NaOH को क्या बोलते हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड बोलेंगे, कास्टिक सोडा भी बोलेंगे। ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर की बात करें, ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2, ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2, बेकिंग सोडा NaHCO3, बेकिंग सोडा NaHCO3, वाशिंग सोडा Na2CO3। ठीक है, फिर प्लास्टर ऑफ पेरिस CaSO4.2H2O, जिप्सम CaSO4.2H2O। जिप्सम से प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाते हैं। 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर देंगे या फिर 373 केल्विन। 100 डिग्री सेल्सियस बराबर देना होता है 373 केल्विन। फिर से इसको रिपीट करते हैं, ये क्वेश्चन आएंगे ऑब्जेक्टिव्स में। सोडियम हाइड्रोक्साइड मतलब हो गया NaOH, ब्लीचिंग पाउडर का मतलब हो गया CaOCl2, और बेकिंग सोडा का मतलब हो गया NaHCO3, वाशिंग सोडा का मतलब हो गया Na2CO3, जिप्सम का मतलब हो गया CaSO4.2H2O, और पीओपी का मतलब हो गया CaSO4 हाफ H2O, क्विक लाइन का मतलब हो गया CaO,
और स्लैग लाइन का मतलब है CaOH का होल, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव बनेगा ही बनेगा, ठीक है। बाकी इनका यूजेस कहाँ पे, ये चीज आपको पता होना चाहिए और कैसे प्रिपरेशन होता है, ये चीज आपको ध्यान होना चाहिए। फिर कार्बन कंपाउंड की बात करें, कोवैलेंट बॉन्ड का मतलब होता है कि बॉन्ड दैट इज फॉर्म्ड बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, कोवैलेंट। वर्सटाइल नेचर ऑफ कार्बन की बात करें तो वर्सटाइल नेचर कार्बन में क्या क्या होगा, इसका नेचर जो होता है वो कैसा होगा, कैटिनेशन की प्रॉपर्टी होती है। कैटिनेशन की प्रॉपर्टी का मतलब हो गया कि बहुत सारे कार्बन जो है आपस में जुड़ते जाएंगे, लॉन्गेस्ट कार्बन की चेन बनेगी, ठीक है। टेट्रावैलेंसी होती है, टेट्रावैलेंसी का मतलब हो गया कि मैक्सिमम 4 एटम के साथ में बॉन्ड बना सकता है, ठीक है। ये इसकी प्रॉपर्टी है। कोवैलेंट बॉन्ड के और स्ट्रक्चर्स वगैरह पूछा जाएगा, यहाँ से स्ट्रक्चर वगैरह आप बना देंगे, लुईस डायटल स्ट्रक्चर वगैरह जैसे भी आएगा, है ना। सिंपली बॉन्ड बनाएंगे, रफली बॉन्ड को ब्रेक कर देंगे, इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में दिखा देंगे और उसको क्या करेंगे हम सर्कल से उसको कंप्लीट कर देंगे, उसके ऑक्टेट को, बस बन जाएगा स्ट्रक्चर, ठीक है। होमोलोगस सीरीज का मतलब क्या हो गया, होमोलोगस सीरीज आएगा, ध्यान रखना। होमोलोगस सीरीज का मतलब हो गया कि 2 or more than 2 compounds that has same general formula varies with CH2 unit, 6 CH2 यूनिट वैरी करेगा। जनरल फार्मूला सेम होगा, अगर एक एल्केन है तो एल्केन एल्केन ही होगा, एल्कीन है तो एल्कीन एल्कीन ही होगा, एल्काइन तो एल्काइन एल्काइन ही होगा, या अल्कोहल जो भी हो, जनरल फार्मूला क्या लगेगा उसमें सेम लगेगा। सिर्फ वैरी क्या करेगा, CH2 बढ़ता चला जाएगा, सीरीज एक बनता चला जाएगा। फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग होंगी क्योंकि कार्बन का नंबर बढ़ रहा है, मॉलिक्यूलर वेट बढ़ेगा तो फिजिकल प्रॉपर्टी अलग होंगी, लेकिन केमिकल प्रॉपर्टी सेम ही होगी। तो होमोलोगस में क्या ध्यान रखना है, CH2 चेंज होगा, जनरल फार्मूला इसका सेम होगा, केमिकल प्रॉपर्टी सेम होगी, फिजिकल प्रॉपर्टी अलग होगी। जनरल फार्मूला की बात कर लें तो जनरल फार्मूला एल्केन का CnH2n+2, एल्कीन का CnH2n और एल्काइन का CnH2n-2। फिर अगर थोड़ा सा एक्स्ट्रा पूछ लेता है बाई चांस तो हमें ध्यान रखना है कि CnH2n एल्कीन का होता है, लेकिन सेम फार्मूला साइक्लो एल्केन का भी होता है। CnH2n-2 एल्काइन का होता है, सेम फार्मूला साइक्लो एल्कीन का होता है, ठीक है। फिर नोमेनक्लेचर की बात करें, एक कार्बन से 10 कार्बन तक जाएंगे, एक कार्बन को मेथ बोलेंगे तो 2 को एथ बोलेंगे, प्रोप होगा, ब्यूट होगा, पेंट होगा, हेक्स होगा, हेप्ट होगा, ऑक्ट होगा और नॉन होगा। मेथ होगा, सिंगल बॉन्ड को एन बोलेंगे, डबल को एन बोलेंगे, ट्रिपल को आइन बोलेंगे, सिंगल को एन, डबल को एन, ट्रिपल को आइन बोलेंगे, ठीक है। और उसके बाद में क्या करेंगे कि जितने कार्बन होंगे उसी हिसाब से उसका हम मेथ प्रोप बोलेंगे, साथ में इन आइन बोल देंगे और बनता चला जाएगा। 4 कार्बन सिंगल बॉन्ड से बने तो नाम हो जाएगा ब्यूटेन। आप कभी इसमें ग्रुप वगैरह अगर लग जाए, फंक्शनल ग्रुप लग जाए, फंक्शनल ग्रुप वो चीजें होती है जिनके लगने से पूरा माहौल ही चेंज हो जाता है, मतलब प्रॉपर्टीज चेंज होता है, क्या कहलाता है, फंक्शनल ग्रुप कहलाता है। अगर हाइड्रोजन लगेगा तो हाइलाइट कहेंगे, हाइड्रोजन फ्लोरीन, फ्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन होता है, फ्लोरीन लगेगा फ्लोरो, फ्लोरीन लगेगा फ्लोरो, ब्रोमीन लगेगा ब्रोमो, आगे लगेगा हाइड्रोजन लगेगा। अल्कोहल अगर लग गया तो अल्कोहल अगर सफिक्स में जाएगा तो इसको क्या बोलेंगे, ऑल बोलेंगे, प्रीफिक्स में जाएगा तो हाइड्रोक्सी बोलेंगे। और अगर कीटोन लग गया या फिर एल्डिहाइड लग गया और अगर ये किसमें जा रहा है, प्रीफिक्स में जाना तो क्या बोलेंगे इसको, ऑक्सो बोलेंगे, ठीक है। सफिक्स में जाएगा तो एल्डिहाइड अल कहलाएगा और वो कीटो कहलाएगा और बोन कहलाएगा। और अगर एसिड की बात करें तो एसिड अगर सफिक्स में जाता है तो वही एसिड कहलाएगा, प्रीफिक्स में जाता है तो क्या कहलाएगा, कार्बोक्सी कहलाएगा, ठीक है, कार्बोक्सी एसिड कहलाएगा। इस चीज का ध्यान रखेंगे, कब सफिक्स रहेगा कब प्रीफिक्स रहेगा वो डिपेंड करेगा कौन से 2 ग्रुप प्रेजेंट है उस चेन में। अकेला कोई ग्रुप होगा तो सफिक्स ही रहेगा, अकेला रहेगा तो सफिक्स ही रहेगा, 2 रहेंगे तो एक सफिक्स रहेगा एक प्रीफिक्स रहेगा। सफिक्स वो रहेगा जिसका वेटेज क्या होता है, ज्यादा होता है, ठीक है ना। अच्छा, फिर फंक्शनल ग्रुप हो गया, ये सारी चीजें हो गई। डिफरेंस बिटवीन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की बात करें, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एल्केन होता है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एल्कीन और एल्काइन होता है। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में सिंगल बॉन्ड होते हैं, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में डबल और ट्रिपल बॉन्ड होते हैं। रिडक्शन सिर्फ और सिर्फ किसका होगा, अनसैचुरेटेड का होगा, सैचुरेटेड का नहीं होगा क्योंकि पाई बॉन्ड एब्सेंट होता है। सैचुरेटेड में पाई बॉन्ड एब्सेंट होता है, अनसैचुरेटेड में पाई बॉन्ड प्रेजेंट होता है। एल्कीन में 1 पाई बॉन्ड होता है, एल्काइन में 2 पाई बॉन्ड होता है और सैचुरेटेड में केवल सिग्मा बॉन्ड होता है। और सिग्मा एस से होता है, एस से होता है स्ट्रॉन्ग, सिग्मा ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है। और अगर सिग्मा ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है तो जाहिर सी बात है कि एल्केन जो है वो मोर स्टेबल होगा, किससे, एल्कीन और एल्काइन से। ये बात करिए। फिर उसके बाद सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या, फिर केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन कंपाउंड कंबस्शन की बात करें कि जब भी कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो हमेशा CO2 बनेगा। हाइड्रोकार्बन जब भी इसका कंबस्शन कराएंगे तो हमेशा CO2 और वाटर प्रोड्यूस होगा। मीथेन का, इथेन का, प्रोपेन, ब्यूटेन कुछ भी का CO2 और वाटर प्रोड्यूस होगा। ऑक्सीडेशन कराने के लिए 2 रिएजेंट आपके कोर्स में है, एक KMnO4, एक CO2 दोनों में से कोई भी यूज कर लो, ऑक्सीडेशन हो जाएगा। अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करके हम लोग क्या बनाते हैं, एसिड। अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करके क्या बनाते हैं, एसिड। रिएजेंट कौन सा यूज करेंगे, KMnO4 यूज करें, K2SO7 भी यूज करें। KMnO4 की बात आई, KMnO4 का जो कलर होता है वो कैसा होता है, वायलेट होता है। K2CR कलर कैसा होता है, ऑरेंज होता है। मेटल का हैलाइड का कलर कैसा होगा, येलो होगा मोस्टली, येलो होगा मोस्टली। मेटल के सल्फाइड का कलर ब्लैक होगा मोस्टली, ठीक है। सल्फाइड का कलर ब्लैक, हैलाइड का कलर येलो, KMnO4 का कलर वायलेट, K2CR7 का कलर ऑरेंज, ठीक है, ऑरेंज, ठीक है। फिर एडिशन रिएक्शन की बात करें, एडिशन रिएक्शन का मतलब होता है कोई चीज ऐड हो, इसमें हाइड्रोजन ऐड होता है। कई तरह से एडिशन रिएक्शंस परफॉर्म किए जाते हैं। आपके कोर्स में से निकिल के साथ में रिएक्शन दिखाया गया है, निकिल कैटलिस्ट की तरह बिहेव करेगा, साथ में हाइड्रोजन को लेंगे, ठीक है। निकिल H2 वैसे होते तो निकिल है, प्लेटिनम है, प्लेटिनम है,
और एचाइडेट फास्फोरस तो सबसे बेस्ट होता है। लेकिन यहाँ पे क्या लेंगे, निकेल H2 के साथ में रिएक्शन कराएंगे, एक कोई एल्कीन है उसके ऊपर निकेल और साथ में 2 हाइड्रोजन, डबल बॉन्ड ब्रेक होगा, एक एक हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, एल्केन बन जाएगा, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कन्वर्टेड इनटू सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक है, अगर ट्रिपल बॉन्ड होगा तो हम हाइड्रोजन कितने लेंगे, 4 एटम हाइड्रोजन के लेंगे, 2 पाई बॉन्ड को ब्रेक कर देंगे, 2 हाइड्रोजन दोनों तरफ लगा देंगे, क्या बन जाएगा, एल्केन बन जाएगा, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बन जाएगा। तो एडिशन रिएक्शन में होता क्या है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कन्वर्टेड इनटू सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक है, फिर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की बात करें, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या होगा कि यहाँ पे कोई एक दूसरा एलिमेंट क्या करेगा, किसी दूसरे एलिमेंट को सब्स्टिट्यूट करके खुद बॉन्ड बना लेगा। इसका एग्जांपल आप लोगों में दे रखा है हेलोजनेशन। हेलोजनेशन में क्लोरीन के साथ अगर करेंगे तो क्लोरीनेशन, ब्रोमीन के साथ ब्रोमिनेशन। ठीक है, क्लोरीन के साथ दिखाया गया है, जब भी हम मीथेन के साथ में क्लोरीन रिएक्ट कराते हैं तो हमेशा एक हाइड्रोजन हटेगा, क्लोरीन लगेगा, क्लोरोफॉर्म, और ऐसे ही क्या होगा, एक हाइड्रोजन हटता रहेगा और क्लोरीन लगता रहेगा। ठीक है, मीथेन का रिएक्शन क्लोरीन के साथ करा के हम क्या बना सकते हैं, क्लोरोफॉर्म CH Cl3 बना सकते हैं, CH Cl3। ठीक है, एक्वारेजिया जो है वो गोल्ड में यूज किया जाता है एक्वारेजिया, और उसका रेशियो क्या होता है 3:1। HCl कितना होगा, 3 होगा, और नाइट्रिक एसिड कितना होगा, 1 होगा। HCl कितना होगा, 3, नाइट्रिक एसिड कितना होगा, 1 होगा। ठीक है, टिंचर ऑफ आयोडीन की बात करें तो आयोडीन और पोटेशियम आयोडाइड और आयोडीन रहता है इसमें, और इसको डिसॉल्व किया जाता है किसमें, अल्कोहल और वाटर में 3% लिया जाता है आयोडीन और पोटेशियम आयोडाइड को। किसमें डिसॉल्व करेंगे, वाटर और अल्कोहल में। क्वेश्चन यहाँ पे बनेगा, डिसॉल्व करेंगे वाटर और अल्कोहल में, होता क्या है, आयोडीन सॉल्यूशन होगा, पोटेशियम आयोडाइड होगा। ठीक है, क्या काम है इसका, एंटी माइक्रोबियल एजेंट होता है। ये क्या होता है, एंटी माइक्रोबियल एजेंट, मतलब माइक्रोब्स की ग्रोथ को रोकने का काम करेगा। कितना परसेंट होना चाहिए, 3%, 3 to 4% होता है। ठीक है, बाकी सारा रेस्ट क्या रहेगा, वाटर और अल्कोहल रहेगा, 3% आयोडीन पोटेशियम आयोडाइड रहेगा। फिर एथेनॉल की बात करें तो एथेनॉल C2H5OH को बोलते हैं। इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करें तो कलरलेस होता है, एथेनॉइक एसिड भी देख लें, दोनों क्या होंगे, कलरलेस होंगे। एथेनॉल भी कलरलेस, एथेनॉइक एसिड भी कलरलेस। एथेनॉल का खुशबू अच्छा होता है, मतलब प्लीजेंट स्मेल होता है, एथेनॉइक का थोड़ा सा गड़बड़ होता है, तो उसे क्या बोलते हैं, पंजेंट बोलते हैं, है ना। एथेनॉल भी डिसॉल्व होता है वाटर में, एथेनॉइक एसिड भी डिसॉल्व होता है वाटर में। ठीक है, और एथेनॉल का बनाने का भी देखा है, प्रॉपर्टी देखा है, प्रॉपर्टी एथेनॉल को रिएक्ट कराएंगे हम जब सोडियम के साथ में, तो क्या बन जाएगा, सोडियम का साल्ट बन जाएगा, सोडियम क्या बोलेंगे उसको, एथेनॉइड, एथॉक्साइड, सोडियम एथॉक्साइड बोल देंगे। और इसके अलावा NaOH के साथ भी रिएक्शन कराएंगे तभी वही बनेगा, और सोडियम कार्बोनेट के साथ में कराएंगे तो नहीं बनेगा। ठीक है, एथेनॉल का रिएक्शन कराएंगे। ठीक है, एथेनॉल का जब भी हम डिहाइड्रेशन कराते हैं तो हमेशा किसके साथ कराएंगे, होने को तो C2O5 H2O3 होगा, लेकिन आपको इसमें क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड है, कंसंट्रेटेड फॉर्म में, कंसंट्रेटेड H2SO4। कंसंट्रेटेड वो एसिड होता है जिसमें वाटर बिल्कुल ना के बराबर हो, डाइल्यूट वो होता है जिसमें वाटर ऐड किया गया हो। तो याद रखना, हमेशा कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ में रिएक्शन कराते हैं। जैसे रीजन में अगर आ जाए, रीजन में ये दे दे कि कंसंट्रेटेड या फिर दे दे कि डाइल्यूट, तो ध्यान रखना, अगर डाइल्यूट होगा तो गड़बड़ हो गया, कंसंट्रेटेड H2SO4 होना चाहिए। डाइल्यूट हम क्यों लेंगे, हम तो खुद वाटर को रिमूव कर रहे हैं, डिहाइड्रेशन का मतलब होगा रिमूवल ऑफ वाटर, जब हम वाटर को रिमूव करेंगे तो डाइल्यूट लेंगे, तो हम सूखा लेंगे ना, तो H2SO4 कैसा लेंगे, कंसंट्रेटेड लेंगे। ठीक है, टेंपरेचर 160 डिग्री सेल्सियस रखा जाएगा, और क्या बन जाएगा, एल्कीन बन जाएगा। अल्कोहल का डिहाइड्रेशन कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में फॉर्मेशन होगा किसका, एल्कीन का फॉर्मेशन होगा। एथेनॉइक एसिड की बात करें तो एथेनॉइक एसिड का फार्मूला क्या हो जाएगा, CH3COOH। एथेनॉइक एसिड क्या हो जाएगा, CH3COOH। कहां पे पाया जाता है, सिरका में पाया जाता है, विनेगर में पाया जाएगा। टेस्ट कैसा होगा, खट्टा ही होगा, क्योंकि ये क्या है, एसिड है। एथेनॉइक एसिड का रिएक्शन अगर हम किसके साथ कराएंगे, सोडियम के साथ में कराएंगे तो सोडियम एथेनॉइक बनेगा। ठीक है, सॉल्ट बनेगा। और जब भी हम एथेनॉइक एसिड का रिएक्शन हम अल्कोहल के साथ करेंगे तो हमेशा क्या बनेगा, ईस्टर बनेगा, ईस्टर निकल गया। ठीक है, तो एथेनॉइक एसिड का रिएक्शन जब भी हम अल्कोहल के साथ करेंगे क्या बनेगा, ईस्टर बनेगा, है ना। और ईस्टर का जो स्मेल होता है वो कैसा होता है, फ्रूटी स्मेल होता है। कैसा होता है, फ्रूटी स्मेल होता है। और फ्रूटी स्मेल अच्छा लगेगा तो हम प्लीजेंट भी बोल सकते हैं। तो किसका स्मेल फ्रूटी होगा, ईस्टर का स्मेल जो है वो फ्रूटी स्मेल होगा। ठीक है, फिर इनका यूज वगैरह देख लेंगे। सोप की बात करेंगे तो सोप में मेनली 2 ही चीजें होती हैं, एक होता है हाइड्रोकार्बन की चेन, दूसरा होता है आयनिक फॉर्म में सोडियम और एसिड। और हम जानते हैं कि दोनों जो होंगे, एक होगा हाइड्रोकार्बन की चेन, हाइड्रोकार्बन की जो चेन होती है वो होती है हाइड्रोफिलिक, उसको पानी पसंद है, पानी की तरफ रहता है। जबकि जो आयनिक फॉर्म होता है सोडियम और एसिड वाला, वो कैसा होता है, हाइड्रोफोबिक, उसको पानी नहीं पसंद है, वो हमेशा किधर रहेगा, डस्ट की तरफ रहेगा, ऑयल की तरफ रहेगा, जिधर महल होगा उधर ही वो रहेगा। ठीक है, तो अगर हाइड्रोकार्बन जो है वो कैसा है, हाइड्रोफिलिक है, और दूसरा जो है वो क्या कहलाएगा, हाइड्रोफोबिक कहलाएगा। अगर ये हाइड्रोफिलिक है, वाटर लविंग है, वाटर पसंद है, तो लायोफोबिक कहलाएगा। अगर इसको वाटर पसंद है, वाटर की तरफ रहना पसंद कर रहा है हाइड्रोकार्बन, तो इसका मतलब है कि ये ऑयल की तरफ रहना नहीं पसंद कर रहा है, इसको क्या बोलेंगे, लायोफोबिक बोलेंगे। और अगर जो आयनिक फॉर्म है वो डस्ट की तरफ रहना, ऑयल की तरफ रहना पसंद कर रहा है, इसका मतलब वो क्या है, हाइड्रोफोबिक है, तो लायोफिलिक कहलाएगा।
ठीक है। तो सोप में क्या होगा, सोडियम का रहता है, ये सोडियम का एसिड का साल्ट रहता है ये सोप, और डिटर्जेंट में क्या रहता है, सल्फाइड रहता है, सल्फेट रहता है, ठीक है ना। और सल्फेट रहेगा डिटर्जेंट में। सोप और डिटर्जेंट की बात करेगा तो सोप जो है सॉफ्ट वाटर में वर्क करेगा, डिटर्जेंट जो है सॉफ्ट और दोनों में वर्क कर जाएगा। सोप जो है वो पॉल्यूटेड नहीं है, पॉल्यूशन नहीं कॉज करेगा, डिटर्जेंट पॉल्यूशन कॉज करेगा। सोप जो है बायोडिग्रेडेबल है, और जबकि जो डिटर्जेंट है वो नॉन बायोडिग्रेडेबल है। सॉफ्ट और हार्ड वाटर की बात करें तो सॉफ्ट वाटर वो होता है जो डिटर्जेंट के साथ, सोप के साथ में झाग प्रोड्यूस करे, फोम प्रोड्यूस करे, और हार्ड वाटर वो होता है जो ना प्रोड्यूस करे, ठीक है, फोम ना प्रोड्यूस करें डिटर्जेंट के साथ में। और अगर बात करें हम हार्ड वाटर की, तो वो भी दो तरह की होगी, टेम्पररी भी होती है और परमानेंट भी होती है। और हार्डनेस ऑफ वाटर किसकी वजह से होता है, कुछ इम्प्योरिटीज होती हैं किसकी, मैग्नीशियम कैल्शियम की। अगर कार्बोनेट बाई कार्बोनेट है तो वो टेम्पररी है, उसको आसानी से बॉइल करके हटाया जा सकता है। लेकिन अगर हेलाइट है, सल्फेट है, फॉस्फेट है, तो ये सब परमानेंट है, इसको हम बाय द यूज ऑफ केमिकल प्रोसेस ही रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। और भी कुछ